सामने। हाय हाय। मैं तो बात ही नहीं करूँगी। एक बार पवन जी से हमारी आर्टिस्ट, परफॉर्मर, नाट्यकर्मी का कहना है जितना नज़दीक बैठेंगे कुर्सियों पे बैठिए, जहाँ आपकी मर्जी है। बीच में भी बैठ सकते हैं यहाँ। अर्चना जगह तो नहीं, मैंने उसको बोला। आइए, जितने भी हमारे साथी लोग हैं, प्लीज कम। अरुणा, प्लीज कम। वाक्य जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बाधा के रूप में उभर रहा है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। कृपया उसे स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप लोग बाहर जाके बेशक सुने, प्लीज़ यहाँ पर बैठ के आप बात ना करें फ़ोन पर। माफ़ी चाहती हूँ। बेहद खुशी की बात भी है और तकलीफ़ की बात भी। खुशी इस बात की कि आज हम लोग 2 साल बाद रूबरू हो रहे हैं। हम सब बंद थे कोरोना में, बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत लोग चले गए। हमारी अपनी बहुत प्यारी दोस्त कमला भसीन जो 24 अप्रैल को पैदा हुई थी, आने वाले कल उनकी सालगिरह मनाया करते थे बधाई संदेश के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, बातें, गीत, तमाम चीज़ों के ज़रिए। वो सब अभी नहीं कर पाते। बहुत याद आ रही है। तो उन्हें मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। जहाँ भी हो कमला दीदी, हमें देखो और हमें प्रेरित करो हमेशा की तरह। दूसरी बात, आज हम जिस शख्सियत की वजह से इतने सारे लोग मिले हैं वो मिस हेमलता प्रभु, हमारी अपनी प्यारी दोस्त, बड़ी दीदी, टीचर, मेरी मेंटोर, जिन्होंने मुझ में थिएटर और नाट्य साहित्य को लेके एक जज्बा जगाया था 1983 में। ये इत्तेफाक था, वैदिक कन्या जैसे स्कूल में पढ़ने के बाद कनोडिया कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया। तब मुझे बड़े बेहतरीन अध्यापक मिले, जिसमें सीमंतनी थी, जिसमें मिस प्रभु थी, जिसमें मैडम रेणुका पामेजा थी, जिसमें शशिलता पुरी थी, जिसमें अनीता राकेश थी, जिसमें रेखा भटनागर थी, और बहुत सारे नाम शायद मैं अभी लूँगी तो रात हो जाएगी, जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन, जिनका पूरा योगदान, जिनका समर्पण
मेरी पर्सनालिटी में कम से कम मैंने आज भी महसूस किया। और बहुत लंबी यात्रा मेरी रही आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच जो भी मेरे टीचर्स यहाँ पर हैं। मिस हेमलता प्रभु, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था बेहद सादगी के साथ कॉरिडोर में चली आ रही, मैं नहीं जानती थी, नया एडमिशन हुआ था मेरा, कॉलेज का एक अपना खौफ भी था, नया माहौल था। एक छोटे से स्कूल से निकल के एक बड़े आसमान की तरफ मैं जा रही थी और बहुत सारे नए चेहरे मेरे आगे घूम रहे थे। उन्हीं में अचानक एक चेहरा अपनी तेज और ओज के साथ मेरे सामने प्रकट होता है कॉरिडोर में, मिस प्रभु का। मैंने अभिवादन किया। कहाँ से हो? मैंने कहा जयपुर से। अच्छा, फर्स्ट ईयर? ओके। निकल गई इतनी सी संक्षिप्त बात करके। उसके बाद अलग अलग समय पे अलग अलग मीटिंग में अलग अलग हमारा जो सैटरडे क्लब हुआ करता था उसमें क्रिएटिव राइटिंग, ड्रामेटिक लिटरेचर को लेके काफ़ी बात होती थी। और तब मुझे पता चला कि मेरा एक आयाम ये भी है कि मैं अभिनय भी कर सकती हूँ। उससे पहले मुझे पता नहीं था। स्कूल में करना अभिनय वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा कि उसमें कुछ बात थी, एक ढर्रा था। लेकिन कॉलेज में आने के बाद मिस प्रभु के मोटिवेशन से मैंने शेक्सपियर को जाना, मैंने हेनरिक इब्सन को जाना, मैंने चेखोव को जाना, मैंने स्ट्रिंडबर्ग को जाना, मैंने मोहन राकेश को जाना, विजय तेंदुलकर को जाना और न जाने कितने भारतीय और पाश्चात्य नाटककारों को जाना। और तब मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये बात अलग है, मैं पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड और सोशियोलॉजी की विद्यार्थी रही, लेकिन मेरा जो दोस्ताना एक रहा हमेशा आर्ट फॉर्म्स के साथ, उसमें मिस प्रभु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस रूप में मेरे साथ रहा। – 2012 ये वो पहला साल था जब हमने उनकी याद को मिलजुल कर मनाना शुरू किया। उनके जाने के बाद 12 में कला, शिक्षा और नागरिकता, इस पर त्रिपुरारी शर्मा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फैकल्टी, मेरी टीचर, हमारी दोस्त, उनका लेक्चर था। इसके साथ ही मैडम हमारी मैक्सेसे विनर और हमारी आदर्श प्यारी दीदी अरुणा रॉय, वो भी थी उसमें। राधा पद्मनाभन और लूसी जैकब साहिबा भी थी। और उसमें हम सब ने अपूर्वा जी के साथ बहुत सुंदर कबीर के भजन गाए थे, वो आज भी गूंजते हैं। 2013 में मल्लिका साराभाई के नृत्य और दर्पण अकेडमी का जो पूरा ग्रुप था, उनके ज़रिए हमने कुछ परफॉर्मेंस की थी 23 अप्रैल 2013 को। उसी समय प्रोफेसर लोकनाथन, फिजिक्स के प्रोफेसर, वो भी हमारे साथ थे। और छोटे बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई थी, दिगंतर और बोध शिक्षा समिति और विहान के बच्चे, सब ने मिलकर उसको एग्जिबिट किया था। 2014 में मुगल बच्चा, जी हाँ, बहुत ही उम्दा नाटक, रत्ना पाठक शाह मुंबई से लेकर आई, उसे अभिनीत किया। इसके अलावा मुकुंद पद्मनाभन भी हमारे साथ जुड़े। ये भी एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी, सिनेमा की और छोटे पर्दे की बहुत बड़ी शख्सियत। 2015 प्रोफेसर आलोक भल्ला के साथ और डॉक्टर प्रेरणा श्रीमाली के नृत्य के साथ हमने इस दिन को मनाया। प्रोफेसर आलोक भल्ला ने हिंसा, चुप्पी और सहानुभूति पर बहुत गहरी बातें कही और हम सबको सोचने पर एक बार फिर मजबूर होना पड़ा कि जब तक हम चुप रहेंगे और हम सिर्फ सिंपैथी के नाते हिंसा को देखेंगे या पीड़ित व्यक्ति को देखेंगे, तब तक इस समाज में कुछ नहीं होगा। वो हिंसा हम पर भी काबिज होगी और जो हो रहा है वो बहुत निर्ममता के साथ हो रहा है।
तो हमें सोचना होगा हमारी भूमिकाओं पर हमको, और दोबारा से हमें अपने अपने जो भी हम लोग काम कर रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में, एक बार रेखांकित करना होगा अपने अपने कार्य को, सवाल करने होंगे। 2016 कबीर के कुछ भजन खूब गाए गए शबनम विरमानी के साथ, और हमारी प्यारी दोस्त रजनी बख्शी। 2017 सबा दीवान माया कृष्ण राव। माया मेरी अभिनय की गुरु रही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और सामाजिक सरोकार के साथ बड़े गहरे तौर पे जुड़ी हुई हैं। इसमें ख़ास तौर से औरतों की ज़िंदगी फिल्मों के ज़रिए वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी, और इस पर एक खुली चर्चा की गई थी जो बहुत ही सारगर्भित रही। 2018 हम सब पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे संस्थानों में पढ़ लिए या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, लेकिन आज भी बार बार सवाल वही हमारे सामने फिर से खड़े होते हैं, और वो सवाल क्या है कि हिंसा के विरुद्ध शिक्षा कैसी हो। क्या हम जो आज पढ़ रहे हैं, क्या हमारा सरोकार सिर्फ शिक्षा से है, सिर्फ कुछ काले सफ़ेद अक्षरों से है, या इससे आगे है? क्या केवल डिग्री से है या इससे आगे है? तो हमारी शिक्षा पर सवाल, बुनियादी सवाल जो कि अपूर्वानंद ने उठाए, बहुत ही बढ़िया एक सत्र रहा 2018 में। 2019 में नंदिता दास हमारी दोस्त, जिन्होंने सिनेमा को सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बताया, उस पर और काफ़ी लंबी चर्चा हुई। 23 अप्रैल 2019 ये हमारा अंतिम साल था 2019, जब हमने बहुत यहाँ तक एक यात्रा तय की थी मिस हेमलता प्रभु के स्मृति में। 2020 एक काला समय, हम मिल नहीं सकते थे, लॉकडाउन की आदत नहीं थी, पहली दफ़ा शब्द सुना था लॉकडाउन, एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, कई लोग चले गए अकेले ही बिना कुछ कहे सुने इस दुनिया से। लेकिन वर्चुअल मीडियम तब अस्तित्व में आया, और वर्चुअल मीडियम के ज़रिए कुछ जूम वेबिनार किए गए। ये सन 2020 मिस हेमलता प्रभु का 100वां वर्ष था, शताब्दी। पर जो भी हमारी सीमाएं थीं उसमें हम लोग जुड़े। 2021 डॉक्टर सईदा हमीद और डॉक्टर शैल मायाराम, ख्वाजा अहमद अब्बास की डॉक्यूमेंट्री थी द मैन हु सॉ टुमारो, इस पर दिखाई गई थी। और आज 2022 इस दुआ के साथ कि अब हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे, और ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि हमारे कदम भी उसी तरफ बढ़ेंगे जिसकी अभी बहुत सख्त ज़रूरत हो गई है, क्योंकि समय बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन हो गई है ज़िंदगियाँ। और आज इसी क्रम में हम लोग एक सशक्त प्रस्तुति देखेंगे। मैं मैं सावित्री बाई फुले। तो इन्हीं बातों के साथ आप सबका शुक्रिया। बाद में खुली चर्चा में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। हम यहाँ मिस हेमलता प्रभु की स्मृति की एक सभा में कई वर्षों से एकत्रित होते हैं इस दिन। ये अपने आप में थोड़ा विचित्र सी बात है कि लोग स्मृतियाँ अभी अपने परिजनों की, अपने पूर्वजों की, देव महादेवों की, नायक नायिकाओं की
वो अच्छे हों बुरे हों, अधिनायक हों या और कोई हों, उनकी स्मृतियों को ज़्यादा संवार के रखते हैं। एक अध्यापिका की स्मृति को रेखांकित करने के लिए, और वो भी जिन्हें दिवंगत हुए 15-17 साल हो गई, ऐसा क्या है कि हम आज भी मिस हेमलता प्रभु को याद करना चाहते हैं। यहाँ जो लोग हैं उनमें जिनके आपको सफ़ेद बाल या बिना बाल वाले लोग लग रहे हैं, उन्हें मान लीजिए कि वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में साक्षात मिस प्रभु के साथ रहे हैं, उनकी छात्राएं रही हैं, उनके छात्र रहे हैं, उनके सहकर्मी रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ करने वाले लोग रहे हैं। और अन्य लोग हैं जिन्होंने शायद ही बहुत कुछ मिस प्रभु के बारे में सुना ना हो। एक शिक्षक को फिर भी आज क्यों याद करने की आवश्यकता है? शिक्षक भी बहुत होते हैं, अनेक, हर किसी के अनेक शिक्षक हैं। जब शुरू करते हैं पढ़ना और जब तक पढ़ते हैं, न जाने कितने शिक्षकों से रूबरू होते हैं। फिर क्यों हम मिस प्रभु को याद करना चाहते हैं? ये एक सवाल है। और मुझे बहुत कम समय के लिए कहा गया है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तुति है इस संदर्भ में। फिर भी मेरी दुविधा ये है कि एक 60 वर्ष के बहुत सृजनशील कार्यवृत्त को, जीवन वृत्त को 6 मिनट में कैसे कहा जाए और क्या कहा जाए उसके बारे में। फिर भी मिस प्रभु दक्षिणी भारत में पैदा हुई। मद्रास रेजिडेंसी का लंबा चौड़ा क्षेत्र जो कई उड़ीसा से लेकर केरल तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में फैला हुआ था। उनका बचपन उस विशाल दक्षिण भारत के संस्कृति के सानिध्य में एक जगह से दूसरी जगह अपने पिताजी के साथ स्कूली शिक्षा में गुजरा। और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा में अपने स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि वो स्कूली विद्यार्थी के तौर पे भी और कॉलेज के विद्यार्थी के तौर पे भी बहुत स्कॉलरली स्टूडेंट थी। अपने विषय में बहुत प्रवीणता उनको हासिल थी और उसको विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों ने सराहना उनकी निरंतर की। वो मिस प्रभु 1944 में, 1945 में, जब जयपुर एक रियासत था, एक राजघराना था, उसकी जयपुर रियासत एक राजतंत्रीय, एक फ्यूडल, एक बहुत पैट्रियार्किक सोसाइटी वाला एक शहर जयपुर, वहाँ किसी संयोग से वो आई। एक स्कूल, MGD नाम का एक स्कूल जिसे महारानी गायत्री देवी ने बच्चियों के लिए शुरू किया था, उस स्कूल में उन्होंने आरंभ में कुछ पढ़ाया। और अगले वर्ष ही एक और स्कूल, एक महाविद्यालय, इंटरमीडिएट महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे महारानी गायत्री देवी, शायद इनिशियली नाम ये रहा हुआ है, महारानी इंटरमीडिएट कॉलेज नाम से स्थापित हुआ। मैं इसका केवल इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि मिस प्रभु के जीवन को इन कालखंडों में देखने से हमें उस व्यक्तित्व की गहराई और उसके विस्तार की समझ हो सकती है, और उस गहराई और विस्तार से आज के लोगों को क्या लेना देना होना चाहिए, उस पर कहीं थोड़ी बात हो सकती है। जब 1945 में वो मद्रास से यहाँ आई, अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य के अंदर निष्णात होने का अर्थ था पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता के जो भी झंझावात थे, उन सारे इतिहास से, उस सांस्कृतिक वातावरण से, वहाँ के वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से, वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल से कोई बहुत ठीक से वाकिफ होके आ रहा है। और विद्यार्थी के रूप में उनकी शख्सियत की प्रमुख विशेषता ये थी कि जो उन्होंने सीखा था, जो पढ़ा था, वो ही वो बन गई थी। मैं ऐसा मानता हूँ, उनकी शिक्षा ने उनको जो बनाया वैसे वो बनी। वो नहीं थी जो दक्षिण भारत की आम लड़की, आम महिलाएं होती थी। वो अपनी शिक्षा से निर्मित हुई और बहुत ट्रूली और रियल सेंस में
वो एक शिक्षित महिला थी अपने समय की, जब भारत आज़ादी के संघर्ष से के दौर से गुजर रहा था। लेकिन उनका जयपुर आना एक बहुत बड़ा एक कल्चरल शिफ्ट था वहाँ से यहाँ। और क्या शिफ्ट था कि जब उन जैसे ही 3 और अध्यापिकाओं को, प्रदेश में तो थी नहीं, इस रियासत में तो थे नहीं लोग जो पढ़ा सकें, तो इलाहाबाद से, बिहार से मिसेस सावित्री भारतीया, मिस के तरवे, मिस प्रभु, ये कैसे जुटे यहाँ और एक कॉलेज को शुरू करने की उन्होंने कोशिश की फिर लड़कियों का। तो 3 अध्यापिकाओं की भरपूर कोशिश, राजघराने के पूरे योग संयोग समर्थन के बाद वो इस जयपुर में मुश्किल से 11 बच्चियाँ इकट्ठी कर पाई, जिनके माँ बाप को लगा कि हाँ, हमारी बच्चियों को हम इस महाविद्यालय शिक्षा में लेके जाएं। वो दौर था जयपुर का। और उस दौर में भी पढ़ाने की ललक, पढ़ाना क्यों चाहते थे, मिस प्रभु ने ही एक जगह लिखा है कि वो इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी बच्चियों को कुछ बनाना है, उनके दिमाग में शिक्षित बेटी का कोई और छवि हो, वो इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि उन्हें लगता था कि ये पढ़ जाएंगे अगर, तो शायद ये अच्छी माँ बने, बेहतरीन पत्नियाँ बने या आज्ञाकारी बहुएँ बनेंगी, इसलिए इनको अगर हो सके तो पढ़ा लें। 11 लड़कियों के साथ वो शुरू किया गया महाविद्यालय। मैं इतना सा उल्लेख करना चाहूँगा कि ये 11 जयपुर रियासत में 11 लड़कियां महाविद्यालय शिक्षा के लिए महज उपलब्ध हो पाई। वो जगह क्या थी, वो कैसा सामंती पैट्रियार्किक समाज था, और मिस प्रभु के लिए वो कैसी हकीकत थी जिससे उनका सामना हो रहा था। वो बहुत बड़ी खाई थी, और उस खाई को पाटना और ऐसा स्वप्न लेना कि यहाँ कोई लड़कियों का, महिलाओं का महाविद्यालय स्थापित हो सकता है। मिस प्रभु ने एक बार बताया था कि जब वो कॉलेज, महारानी कॉलेज की बिल्डिंग बनी और राधा कृष्णन यूजीसी के चेयरमैन के तौर पे उसका उद्घाटन करने आए, तो उन्होंने कहा मिसेस भारतीया, मिस प्रभु को, कि आपने ये कमरे तो बना लिए पर मुझे लगता है कि 50 साल लगेंगे इनको भरने में। ये इतनी बड़ी खाई थी। अब बात इतनी सी है कि उस खाई को महज 5, 10, 15 साल में किस ढंग से पाटा गया, और कैसे शिक्षकों का वो समूह था, कैसे शिक्षक थे वो, कितने सशक्त थे अपने ध्येय के प्रति, बच्चियों की शिक्षा के एक संस्थान को खड़ा करने में उनकी किस तरह के डिवोशन और कैसा हार्डवर्क रहा होगा कि पूर्णतः एक विपरीत वातावरण में उन्होंने कौन सा सेतु बनाया कि वो महाविद्यालय चंद सालों में ही राजस्थान में ही, जयपुर में नहीं, राजस्थान की लड़कियों की शिक्षा के केंद्र के तौर पर उभरता चला गया। उसको जो पंख दिए वो उल्लेख मैं करूँगा कि वो को शिक्षक थे, और वो कैसे शिक्षक थे जिन्होंने इतनी बड़ी तब्दीली चंद वर्षों में पैदा की, और इतने बड़े अलगाव को, इतनी अंतर को, और समाज में उसके अनुरूप स्थितियों को उत्पन्न करने में वो खड़े हो सके और समाज उनके साथ जुड़ा। दूसरी बात कि जिन महिलाओं शिक्षिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस समाज के, जयपुर के समाज के लिए बड़ी चुनौतियाँ भी थी। वो जिक्र करती हैं कि जहाँ बच्चियाँ आती थी स्कूल, कॉलेज, तो कॉलेज की प्रवेश द्वार तक वो घूंघट करके आया करती थी, नीचे देखते हुए घूंघट करके आती थी। और उनकी जो शिक्षिकाएं थी वो खुले सर वाली, खुले मतलब सर पे कुछ ओढ़ा नहीं होता था। वो कहती थी कि बाल में जूही और मोगरे की लड़ियां लगाने का उनको शौक़ था। बहुत दिनों बाद उनको पता चला कि राजस्थान में इस तरह की लड़ियां लगाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है। वो कहती हैं एक जगह कि वो जब क्रिकेट के मैच होते थे महाराजा कॉलेज में, तो उसकी लॉबी में वो अकेली महिला होती थी, 1-2 और उनके साथ होती थी, जो वो घाड़े सर बैठ के पुरुषों के साथ में क्रिकेट मैच देखती थी। और वो फिर जयपुर शहर की गॉसिप का एक प्रसंग हो जाता था। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े एक सांस्कृतिक अंतर में बहुत ही प्रखरता से और बहुत शक्ति के साथ में खड़े हो पाना, और
उन सारे प्रतिमानों को चुनौती दे पाना बिना कोई समझौता किए, जो उनके मन में था कि एक आधुनिक भारत की महिला और शिक्षित महिला का क्या छवि होनी चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसको उन्होंने समझा और जिया। और जैसी भी स्थिति थी, वो एक जगह उन्होंने कहा है कि हम थे कि जिन लोगों ने महिलाओं पर शादी करने के ना करने का एक जो प्रतिबंध था कि शादी नहीं करना उनके लिए अलाउड नहीं है, उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी, उन्होंने कहा कि हमने वो प्रतिबंध महिलाओं का तोड़ा और हम बिना शादी किए इस शहर में 60 साल तक रहे और 60 साल तक इस शहर की युवा युवतियों को उन्होंने शिक्षा की जो राह दी, वो स्मृतियाँ ही हैं उन छात्राओं के दिलो दिमाग पर जो इस शहर के लगभग सब कोनों में मिल सकती हैं, कि जो आज भी उन्हें अपने एक ऐसे शिक्षक के रूप में समझती हैं, जानती हैं, जो उन्हें प्रिय हैं, आकर्षक हैं और बहुत आदर्श उनमें वो महसूस करते हैं। और वो भी कोशिश करते हैं कि काश हम भी मिस प्रभु मिस तरवे जैसे होते। मुझे कहा जा रहा है कि मैं बंद करूं, हालांकि अब मेरी बात तो शुरू हुई थी। एनीवे उसके बाद मिस प्रभु ने कनौडिया कॉलेज की स्थापना की। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत से लोग हैं जिनको शायद पता ना हो, मैं उसलिए उनको बोल रहा हूँ। और जब वो कनौडिया कॉलेज में प्रिंसिपल थी, हम लोग पहली बार उनके बारे में उनके पता चला कि यहाँ एक ऐसा कॉलेज है। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस समय के दौर था 70 का दशक, जब आंदोलन की बहुत गर्मा गर्मी थी युवाओं में, छात्रों में, तो हमें लगता था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब बस आंदोलन में लग जाएं। तो कोई एक वाकया था, मैंने जिक्र कर देता हूँ उसका, कि हम चाहते थे कि पूरे राजस्थान में लड़कों की हड़ताल हो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। तो हम निकले कि सब जगह चलते हैं, तो कनौडिया कॉलेज आ गया बीच में। और वहाँ जब हमने कहा क्या करना है, ये तो चल रहा है कॉलेज, तो हमारे एक बहुत बड़े साथी हैं, पत्रकार हैं, अभी नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने कहा इधर नहीं चलना है, यहाँ प्रिंसिपल बहुत डिक्टेटर है। हमने कहा ऐसी कौन सी प्रिंसिपल है कि वो मिस प्रभु है, और यहाँ नहीं चलना है, सब बंद हो सकते हैं, ये नहीं होगा। उसका आशय मैंने इस जिक्र इसलिए किया है कि शिक्षा की गंभीरता और शिक्षक संस्थानों के वातावरण और शिक्षा और बच्चों के भविष्य के बारे में उनका अपना एक नज़रिया था, और उस नज़रिए को लेके वो चट्टान की तरह खड़ी होती थी। के तरबे और हेमलता प्रभु। मैं बहुत सीधे जाता हूँ और आगे की बात पे, कि बाद में वो वहाँ से रिटायर हुई, हम भी यहाँ से चले गए, लौट के कुछ सालों बाद आए 85 के आसपास, तो मुझे पता चला कि PUCL की सचिव हो गई हैं मिस प्रभु हेमलता प्रभु। PUCL में हम भी हुआ करते थे, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो मुझे पहला तो वही शौक लगा, वो ध्यान आया कि डिक्टेटर प्रिंसिपल, और वो PUCL की प्रदेश मंत्री हो गई हैं। थोड़े दिनों बाद पता चला कि उस समय वो दौर था राजस्थान की राजधानी में महिला आंदोलनों, महिला अधिकारों, महिला समानता, महिलाओं के विचार और स्थान स्थिति के लिए एक बहुत चारों तरफ एक ऊर्जा और एक आंदोलन का वातावरण था। उन आंदोलनों में के बारे में जब थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि इन आंदोलनों को मिस प्रभु, उसकी जो लीडरशिप है, कलेक्टिव लीडरशिप, उसमें मिस प्रभु उसके केंद्र में हैं। मैंने थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ समय के हिसाब से, कि एक विद्यार्थी के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, फिर एक महाविद्यालय प्रबंधक के तौर पर, उन्होंने जो समझा उचित, उनकी अपनी चॉइस थी, उनके अपने निर्णय थे, उनके दिमाग में अपना खाका था, वो वैसे ही उन्होंने जी। और जब वो रिटायर हुई, तो रिटायर होने के बाद में वो जन आंदोलनों के समर्थन में मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं के एक बड़े शक्तिशाली संगठन के साथ जुड़ी, और ऐसे जुड़ी कि बाद के महिला आंदोलन की अग्र पंक्तियों में वो हमेशा रही। मुझे तब भी बहुत अचंभा हुआ कि ये कैसा कायाकल्प करती हैं, ये कैसा कायांतर कर लेती हैं। दोनों चीज़ों में मेल नहीं लगता था, लेकिन उनकी जो नेतृत्व कैसे बना, वहाँ से मैंने उनको समझना शुरू किया कि वो एक महिलावादी नेतृत्व के स्वरूप को सच्चे मायने में व्यक्त करने वाली महिला थी।
जहाँ पर समन्वय, कोऑपरेशन, कलेक्टिव, मिलजुल के एक साथ टुगेदरनेस के माध्यम से किन्हीं चीज़ों पे आंदोलनों में भी की रचना भी ऐसे होनी चाहिए। उस ढंग का एक विचार नेतृत्व का, आंदोलनों के नेतृत्व का जो उन्होंने उभारा, वहाँ से उनकी शख्सियत की हम ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं। पहले के नेताओं का अर्थ होता है जो बहुत एग्रेसिव हो, हर एक की हाँ ठीक है, पर एक अलग तरह के नेतृत्व को उन्होंने प्रदान किया। और मैं सीधा जाता हूँ अगले दौर में। ये खंड हैं, देखिए, किसी जीवन वृत्त को पढ़ो तो उसके खंड हैं, आयु खंड हैं। आयु के साथ उनके चरित्र में जो बदलाव आते हैं, पूर्णता आती है, विकास होता है, वो सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिस प्रभु का एक और अंतिम खंड है जिसके बारे में कम लोग परिचित हैं, कि जब ये सब सिलसिले थमे 8 के दशक के अंदर, वातावरण बहुत कुछ बदलने लगा, चारों तरफ नैराश्य भी था। उनकी उम्र उस समय उतनी थी जितनी मेरी आज उम्र है, लगभग 65-70 के बीच। रिटायर हो गई थी हर चीज़ों से और सब चीज़ों से। एक पानी मार्च का कुछ सिलसिला था, उसमें मैं, अरुण कुमार जी, मिस प्रभु, हम लोग कभी मिलते थे, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। मैंने अपने आप को इतना सा जहाँ जोड़ा है। उसके बाद एक दिन मैं अचानक देखता हूँ कि शास्त्री नगर का एक इलाका है जहाँ एक कच्ची बस्ती है, बहुत अजीब तरह की बस्ती थी। उसमें हम छोटे बच्चों का 20-25 बच्चों को लेकर स्कूल एक चलाते थे। कि मैंने एक दिन देखा कि बहुत ऊंचा टीला, लगभग इतनी ऊंचाई है, रेत के टीले पे स्मिता हमारी एक दोस्त थी। स्मिता पकड़ के मिस प्रभु को लेके चली आ रही हैं। उनकी चप्पल वप्पलें टूट गई हैं उस रेत के टीले से उतरते। उम्र 70 साल है। और बाकी मैंने उनके बारे में बता दिया। पता चला कि वो आई थी टैक्सी से, वो तो पानी की टंकी पर 2 किलोमीटर पहले रुक गई और जैसे तैसे पहुंची हैं, बस ये देखने के लिए कि बच्चों का स्कूल कैसे स्कूल चल रहा है। उस मिस प्रभु के अंदर मैंने देखा कि जब वो 1944 में यहाँ आई थी और जिस तरह के कॉलेज की स्थापना का अदम्य उन्होंने साहस किया, वो वैसी की वैसी बनी हुई थी, उसी रूप में थी। और अगले 25 वर्ष उन्होंने बोध के पूरे संस्था और संगठन को वैसे ही जोश के साथ में, वैसी ही ऊर्जा के साथ में उसके निर्माण में अपना योगदान दिया। उनका इतना ही कहना था कि मैंने जयपुर में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग की महिलाओं की और बच्चियों, परिवारों की बच्चियों को पढ़ाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, पर मेरी एक ललक थी कि जयपुर के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी मैं कुछ करूं। और उसको उन्होंने उतनी ही शिद्दत से किया, उतने ही शक्ति और जोश के साथ किया जैसा उन्होंने अपने जीवन में पहले जो काम किए। इस तरह के मिस प्रभु का एक छोटा संक्षिप्त करते करते मैंने उसको काफ़ी छोटा कर दिया वृत्तांत को। पर मैं कहना यही चाहता हूँ कि मिस प्रभु के रूप में एक आदर्श विद्यार्थी, एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श नेता, एक आदर्श ह्यूमन बीइंग। आदर्श मैंने चारों में जगह जोड़ दिया है। अभी आप में से, हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि आदर्श तो फालतू की बात है, आदर्श तो कुछ होता नहीं है और अब तो आदर्श कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इस आदर्श पे ही जोड़ देना चाहता हूँ अपनी पूरी बात में कि वो उस तरह की शख्सियत थी जहाँ से आदर्श परिभाषित होता था। आदर्श अमूर्त नहीं था, आदर्श काल्पनिक नहीं था। उनकी जो क्वालिटीज़ थी वो रियल थी और दे वर वेरी ट्रू टू देयर क्वालिटीज़। और उन्होंने जीवन को अनकम्प्रोमाइजिंगली उन्हीं विश्वासों पर, उन्हीं विचारों पर जो उन्होंने समझे और जो उन्होंने चूज किए, जो उन्हें उचित लगे, जो उन्हें लगे कि इसमें ही कॉमन गुड निहित है। और अंत में उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि उनका जीवन था जो बहुत ही कम सेल्फ सेंटर्ड था। उनके जीवन में वो अपने आप में बहुत कम थी और इन समस्त खंडों में वो नए कॉमन गुड की तलाश करती रही और अपने जीवन को नया लीप देती रही। तो मैं आप सब ओर से मिस प्रभु के जीवन वृत्त को नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि वो आज भी हमें ये बता रही हैं कि जो अच्छाई है
और समाज और व्यक्ति की जो अच्छाई है वो आदर्श ऐसा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। वो बहुत अर्थपूर्ण और समृद्ध जीवन की कुंजी है और वो उसकी उदाहरण है। मैं नमन करता हूँ उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जयपुर की जानी मानी शिक्षाविद मिस हेमलता प्रभु के स्मृति उत्सव पर मैं अलका राव आप सबका अभिवादन करती हूँ। इन स्मृतियों को और सुनहरा बनाने के लिए आज हम सबके बीच एक अति विशिष्ट मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। साइकोलॉजी में बीए व सोशियोलॉजी में एमए के बाद जर्नलिज्म करने के वक्त उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद यह वह पत्रकारिता नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है। यह वो पत्रकारिता नहीं है जो सुदूर गांव में बसे दलितों, वंचितों व महिलाओं के कानों तक पहुंचकर फिर उन्हीं की ज़बान बनकर वापस समाज में गूंज जाए। ये वो पत्रकारिता नहीं है। और फिर वो निकल पड़ी उसी आवाज़ को खोजने के लिए जिसे अंततः उनके जुनून ने खोज ही लिया, थिएटर के रूप में। और इस थिएटर जर्नलिज्म से दलितों, वंचितों, महिलाओं व समाज के बीच एक सशक्त सेतु स्थापित करने में वो कायम रही, वो सफल रहीं। एक संवाद स्थापित करने में वो सफल रहीं क्योंकि कम्युनिकेशन उनका पैशन था। आज जयपुर सौभाग्यशाली है कि 40 वर्ष की उनकी इस रंगकर्म की यात्रा में जयपुर आज उनका पड़ाव है। स्वागत है देश की प्रतिष्ठित मराठी व हिंदी रंगमंच की प्रख्यात रंगकर्मी, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर श्रीमती सुषमा देशपांडे का। बचपन में अपने पिता से प्रेरणा पाकर सुषमा जी ने अनेक नाटकों का सृजन किया। उनके अपने शब्दों में सशक्त महिलाओं की कहानियां उन्हें रोमांचित एवं प्रोत्साहित करती हैं। जैसे महाराष्ट्र की लोक कलाकार, तमाशा शैली को करने वाली महिलाएं, महाराष्ट्र की महिला संतों का उनकी कविताओं के द्वारा चित्रण, दलित महिलाओं के संघर्षों को श्री सुधीर पटवर्धन के पेंटिंग्स के माध्यम से चित्र गोष्ठी में प्रस्तुत करके, दलित लेखिका उर्मिला पवार की आत्मकथा आयदान, अन्य अनेकों नाटक, माय मदर, मैं घरवाली, बाया, द्वार उघाड़ इत्यादि बहुत से नाटक हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले सकती। थिएटर फॉर ऑप्रेस्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसे सीखने का उन्हें सुअवसर मिला प्रसिद्ध ब्राज़ीलियन डायरेक्टर एंड एक्टर ऑगस्टो बोइल के साथ। इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस में प्रदर्शित देबाशीष मखीजा की प्रसिद्ध फिल्म आजी में उनकी प्रस्तुति को बहुत सराहा गया। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने 19वीं सदी में महाराष्ट्र में शिक्षा की नींव रखी, इस दंपति का महिला उत्थान व शिक्षा में इन्हें पायनियर माना जाता है। सावित्रीबाई को उनके व्यक्तित्व व विचारों ने बहुत प्रभावित किया। सावित्रीबाई के व्यक्तित्व और उनके विचारों ने सुषमा जी को बेहद प्रभावित किया। फातिमा शेख उनकी छात्रा व बाद में सहशिक्षिका थीं, किंतु सुषमा जी के एहसास के मुताबिक इतिहास ने उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है।
सावित्रीबाई की कहानी के प्रचार प्रसार को सुषमा जी ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। दिनांक 3 जनवरी 1999 को ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर SNDT कॉलेज बम्बई में नारी समता मंच के तत्वाधान में उन्होंने सावित्रीबाई फुले की कहानी हाँ मैं सावित्रीबाई फुले हूँ का प्रथम प्रदर्शन किया। तब से लेकर अब तक 2500 से अधिक प्रदर्शन इस सोलो नाटक के हो चुके हैं। और आज हम सब खुशकिस्मत हैं कि एक बार फिर सुषमा जी देशपांडे हमारे सबके बीच मौजूद हैं इस सशक्त नाटक के साथ। हाँ मैं सावित्रीबाई फुले हूँ। नमस्कार।